नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेलवे का सबसे लाटेस्ट एग्जाम जो कि 2022 में हुआ था, उसमें पूछे गए सभी साइंस के प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपका लाइट एंड ऑप्टिक्स का क्लास 6 वीडियो है। ठीक, जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बैगनी, हरा, नारंगी और पीले रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो एक चीज़ आपको याद करवाए थे, क्या? विग्योर, VIBGYOR। देखिए, इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो बैगनी का होता है ना, वायलेट का। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। या तो आपसे पूछे अपवर्तनांक, पूछे सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो बैगनी का हो जाएगा। या तो पूछे प्रकीर्णन, तो बैगनी का होगा। या तो पूछे सबसे अधिक मूर्ता कौन है, तो वो भी बैगनी का होगा। यानी कि सभी एक ही चीज़ होगा। यानी कि अपवर्तनांक पूछे, प्रकीर्णन पूछे, या तो मूर्णा पूछे, या तो विचलन पूछे, सब एक ही आंसर क्या होगा? सबसे अधिक होगा बैगनी का और सबसे कम होगा लाल का। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सबसे कम इधर से है ना, सबसे इधर से सबसे कम प्रकीर्णन या तो विचलन या तो अपवर्तनांक सबसे कम की लाल का है ना। तो सबसे कम पूछा तो इधर से आएंगे, ठीक, लाल तरफ से ना, रेड तरफ से। तो सबसे कम है लाल का। अब देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन में लाल है कहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। फिर आगे बढ़िए, ऑरेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑरेंज है क्या? तो हाँ, ऑरेंज मतलब क्या होता है? बैगनी। तो बैगनी आपको ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ऑरेंज ये हुआ ना, नारंगी। ठीक है, नारंगी हाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर समझिए, देखिए VIBGYOR। तो सबसे पूछा क्या? सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? तो सबसे कम तरफ से आएंगे। सबसे कम किसका होता है? लाल का। ठीक है, तो लाल देखिए तो ऑप्शन में है नहीं। तो फिर आ गया ये ऑरेंज मतलब नारंगी। तो नारंगी ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, इसी तरह आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक, इसी में पूछ लिया जाए सबसे अधिक प्रकीर्णन या तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो जाएगा? तो बैगनी का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था सबसे कम, तो यहाँ नारंगी आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में लाल रहता तो लाल आंसर होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लगातार बता रहे हैं, है ना। कई क्वेश्चन आपको यानी क्लास 2, 3 इस सब में आया है तो आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो देखिए VIBGYOR, ये 7 रंग है, इसको हमेशा याद रखना है आपको ना। भी यानी वायलेट, इंडिगो, है ना, और ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन या तो अपवर्तनांक बैगनी का होता है। ठीक, उसी सबसे अधिक होगा बैगनी का अपवर्तनांक या तो प्रकीर्णन, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछे तो होगा बैगनी का। ठीक है, यानी कि जो अपवर्तनांक है या तो विचलन है, वो तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो याद रखना है आपको, तरंगदैर्घ्य या तो विचलन एक दूसरे के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिसका विचलन सबसे अधिक है उसका क्या होगा? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे सबसे कम विचलन है लाल का, तो इसका क्या है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है। समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था? किससे रिलेटेड? अपवर्तनांक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये यहाँ से और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्वेश्चन क्या आता है कि सूर्योदय या तो सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार या तो चपटा किसके कारण दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, और प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, वो होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया था अपवर्तनांक या तो विचलन, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार या चपटा वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा याद रखिएगा, जब वाइट लाइट जो होता है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंग में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित होता है। सबसे अधिक विभाजन यानी कि प्रकीर्णन किसका होता है? तो ये वॉयलेट का होता है ना, बैगनी का होता है सबसे अधिक। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक होगा, या तो 6000 के प्रकाश में अधिक होगा, या सभी में बराबर होगा, या तो 5400 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक होगा। तो एक चीज़ आपको ये क्या याद रखना है, बताए थे अभी पीछे भी, कि जो तरंगदैर्घ्य होता है ये विचलन कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य विचलन कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि विचलन जो होता है ये तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विचलन पूछा किस में अधिक होगा, तो अधिक किस में होगा? जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, है ना, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है इसमें, उसमें विचलन अधिक होगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अधिक किस में होगा? 4500 एंगस्ट्रॉम में सबसे अधिक होगा विचलन कोण। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह जैसे कि बैगनी रंग का होता क्या? तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो विचलन सबसे अधिक उसका होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो उसका विचलन कम होता है। सेम इसी है ना मेथड पर है, यानी कि विचलन और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये पीछे भी आपको बता चुके हैं कि ये कैसा होता है? अवतल दर्पण में होता है। क्या अवतल दर्पण में? ये हो गया अवतल दर्पण। जब समांतर किरण आती है तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वही पूछा आपतित किरण क्या होती है? तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो ये समांतर होती है। अवतल दर्पण में जब समांतर आएगी रेखा, है ना, तो जैसे ये समांतर आए, ये समांतर आए, सब मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये समांतर आएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? अवतल दर्पण में। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? तो अब ऑप्शन पहले पढ़ते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, कि द्रव ए में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की इतना गुनी अधिक होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है? प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। अधिकतम किस में होता है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। ठीक, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ भी अपवर्तनांक जो होता है और प्रकाश की चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। तो सबसे अधिक है किसमें? प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक निर्वात में। ठीक है, तो सबसे अधिक निर्वात में, तो बाकी किसी भी माध्यम में आएंगे, अपवर्तनांक में आएंगे तो कम होगा, है ना, क्योंकि निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो बाकी किसी माध्यम में ले लीजिए, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, चाहे जल हो, चाहे कांच हो, सब में क्या होगा? कम ही होगा ना। तो वो जिसका अपवर्तनांक बोला 1.47 है, तो वो क्या होगा? 1.47 गुना क्या होगा? कम होगा, है ना। ये क्या होगा? कम वाला आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम होगी। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर और क्या समझना है? देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा, तो रोमर ने मापा था। याद रखना है, रेलवे में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा, तो रोमर ने मापा था। ठीक, अच्छा प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है या तो अनुदैर्ध्य तरंग है? तो आपको बता चुके हैं प्रकाश
और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, जो एक बार पढ़ लिए कभी नहीं भूलेंगे कि प्रकाश कौन सा तरंग है। कैसे? प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, याद कैसे करवाएं? प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि अनुधैर्य तरंग है, तो ध्वनि धैर्य यानी कि ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। क्वेश्चन आते ही दिमाग में आंसर आ जाएगा। प्रकाश कौन सा? प्रस्थ यानी अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन में तुरंत दिमाग में आ जाएगा, और ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? निर्वात में भी गमन करती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होता है निर्वात में, जबकि ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय लेंस बनाने के लिए इसमें किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो सिंपल चीज़ें हैं कि गोलीय लेंस बनाने में पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो भी पारदर्शी होगा उससे गोलीय लेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो गोलीय लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो जल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सेलोफोन का किया जाएगा। लकड़ी क्या पारदर्शी है? नहीं है ना, तो ये लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी पारदर्शी कांच का भी प्रयोग किया जा सकता है गोलीय लेंस बनाने में। ठीक, तो यहाँ याद क्या रखना है कि लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है क्या? उत्तल लेंस है ना, ये वाला होता है उत्तल लेंस, जो कि बीच में मोटा होता है और किनारों में क्या होता है? पतला होता है। ठीक, ये हो गया उत्तल लेंस। एक होता है अवतल लेंस, जो कि बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है, ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्या क्या आता है? देखिए, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है मालूम? लेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है लेंस का फॉर्मूला। यही दर्पण का फॉर्मूला में क्या हो जाता है? दर्पण में हो जाता है प्लस, दर्पण में प्लस हो जाता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, दर्पण में प्लस, दर्पण पो से रिलेट करिए, दर्पण में प्लस होता है यहाँ पे, और लेंस माइनस, तो ये याद रहेगा है ना, तो ऐसे ध्यान रखना है। दर्पण प्लस, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, दर्पण प्लस और लेंस माइनस, लेंस वाले में क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें भी क्या होता है? प्रतिबिंब की जो होता है ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, और ये वस्तु की दूरी होता है यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और अच्छा, इसमें एक और आता है आवर्धन। लेंस का आवर्धन क्या होता है फॉर्मूला, और दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन में? तो देखिए, इसमें जो लेंस वाले में क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो इसमें आवर्धन में उल्टा हो जाता है। आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा? -v/u होगा। ये माइनस से नहीं है तो प्लस होगा, +v/u, और इसमें प्लस है दर्पण वाले में, तो दर्पण में आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? -v/u होगा। ठीक, उल्टा होता है, आवर्धन में क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक, जैसे कि दर्पण फॉर्मूला में प्लस है, तो आवर्धन में क्या होगा? -v/u। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, और साथ में याद रखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से क्या याद रखना है आपको कि उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, ध्यान रखना कभी भी, क्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होती है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको कई बार आंसर निकालने में काम आता है। ठीक है, उत्तल लेंस, ये जो है उत्तल लेंस में क्षमता और फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस में क्षमता और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है हमेशा। ठीक, ये याद रखना है। उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है, उत्तल लेंस अभिसारी होता है, और अवतल लेंस अपसारी होता है। अभिसारी मतलब किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती है, और अपसारी मतलब किरणें क्या होता है? डाइवर्ज हो जाती है ना, छितरा जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी है, अवतल लेंस अपसारी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं यहाँ पर है ना, उत्तल लेंस ये है आपका कन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस कौन सा? ये वाला है ना, कनकेव लेंस। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की तरंगों के संचरण वेग डैश होते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग c है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की तरंगों के संचरण वेग हमेशा वो क्या होता है, c के लगभग बराबर होता है। c के लगभग बराबर होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, c के यानी c क्या है, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एक बार फिर समझिए, अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये दृश्य प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की तरंगों के संचरण वेग जो है ना, ये लगभग निर्वात में प्रकाश के बराबर होता है, इसलिए वो प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक, दोनों एक जैसा दिखता है, इसलिए पता नहीं चलता। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दर्पण की सतह से, या फोकस समतल से, या फोकस समतल के लंबवत, या फोकस समतल के समांतर। इसमें आंसर क्या होगा? जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए, दर्पण की सतह हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक किरण द्वारा लंबवत रूप से टकराएगी। दर्पण की सतह हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक किरण द्वारा लंबवत रूप से टकराएगी। परिणाम स्वरूप आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों शून्य होता है, और परिणाम स्वरूप प्रकाश किरण अनिवार्य रूप से उसी दिशा में जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे कण और डैश रंगों के प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण डैश और रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। तो छोटे कण क्या करते हैं? देखिए, छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और बड़े जो कण होते हैं वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक, याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पीछे भी बताए थे कि छोटे कण जो होता है वो कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को बिखेरता है, यानी प्रकीर्णन करता है। तो देखिए, यहाँ छोटे कण जो है ये क्या करेगा? कम तरंगदैर्घ्य वाले। तो कम तरंगदैर्घ्य वाले कौन है? यहाँ से ऑप्शन में जानना है। कम तरंगदैर्घ्य वाले आपको क्या बताए थे, है ना? VIBGYOR, इसी से बहुत प्रश्न आता है। ठीक है, VIGOR इसमें क्या है? कम तरंगदैर्घ्य वाले कौन होगा? जो जिसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा, यानी कि V। वॉयलेट यानी कि बैगनी, ये कम तरंगदैर्घ्य वाला है। तो छोटे कण जो है क्या करेगा? कम तरंगदैर्घ्य वाले को प्रकीर्णित करेगा। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर छोटे कण है तो कम वाला आएगा। ये लाल क्या है? लाल है अधिक तरंगदैर्घ्य, तो ये C और ये D आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जाएगा बैगनी और आसमानी में। उसके बाद क्या है? फिर जबकि बड़े कण क्या करेंगे? अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा। तो अधिक तरंगदैर्घ्य वाला कौन है? ये वाला है ना, लाल, बैगनी, ये वाला ऑरेंज, नारंगी, लाल और नारंगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है ना, देखिए, लाल और नारंगी। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ मेन चीज़ें क्या समझना था कि छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णन करता है, और बड़े कण अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जैसे जब प्रकाश को प्रिज्म से, मान के चलिए ये प्रिज्म है, ठीक है, जब प्रकाश को ऐसे गुजारेंगे AB, तो ये क्या होता है? अपवर्तन होता है। ये वही पूछा कितनी बार अपवर्तन होता है, ये पूछा क्या कितनी बार होता है? 2 बार, 3 बार, 1 बार, या तो 0 बार? कितनी बार होगा? तो देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, मान के चलिए ये AB है, ठीक है, तो एक बार अपवर्तन यहाँ होता है जब प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ
ठीक, यहाँ हुआ। और एक बार अपवर्तन होता है जब बाहर निकलता है, ठीक है, यानी कि एक बार यहाँ जब प्रवेश करेगा, एक बार जब बाहर निकलेगा, यानी कि 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, क्या मालूम, कि जब 2 बार जो अपवर्तन होता है ना, उसमें क्या होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। विचलन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण जो निकलती है उसके बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एक कल भी शायद बताए थे। इस टाइप के प्रश्न थोड़ा सा लेंदी रहता है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए, प्रतिबिंब का व्यास पूछ दे या तो वो उसकी ऊंचाई पूछ दे, तो दूरी के अलावा तो वो यहाँ पर क्या होता है, पहले तो हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5 डायोप्टर है ना, तो क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, यहाँ सिर्फ दूरी दिया हुआ है, ठीक है। दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी हमेशा लेते हैं माइनस में, यानी कि -10 सेंटीमीटर हो गया। और डायोप्टर दिया हुआ है, तो डी अगर दिया हुआ है तो डी बराबर क्या होता है, मतलब पावर यानी कि क्षमता होता है, वो क्या होता है, 1/f बराबर में होता है ना। डायोप्टर यानी कि क्षमता बराबर क्या हो जाता है, पावर बराबर 1/f होता है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दिया है 5 दिया हुआ, तो f निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p, यानी क्षमता जो होता है, पावर। तो यहाँ पर f फोकस निकल जाएगा, तो p की जगह पर कितना दिया, 5, ठीक है। तो 1/5 यानी 5, ये मीटर में होता है, लेकिन बाकी देखिए ये क्या होता है, मीटर में होता है हमेशा, ठीक है ना। क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी जो होता है मीटर में होता है, लेकिन यहाँ चीज़ें क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 20×5 = 100, यानी कि फोकस यहाँ पर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, फोकस 20 सेंटीमीटर आया है यहाँ, ठीक। 2 चीज़ें आ गया, फोकस और आपका आ गया है दूरी, ठीक है। जब फोकस दूरी आता है तो लेंस फॉर्मूला से, ये क्या है, लेंस दिया हुआ, ठीक है ना, ये क्या लेंस वाला है, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो लेंस फार्मूला से यहाँ पर क्या भी निकाल लेंगे ना, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके 1/ मतलब भी है और 1 माइनस में है 1/u, यानी कि भी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। भी का प्रतिबिंब का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो वो निकल जाएगा, क्या आएगा मालूम, भी का मान आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पर बैठा देना, सिंपल चीज़ें हैं, f के मान यहाँ 20 बैठा दीजिएगा, और 1/u, u का मान 10 बैठाइएगा, ठीक है। और तो यहाँ भी का मान निकल जाएगा आपको -20, भी का मान आएगा -20 आएगा, ठीक है। जब -20 आएगा तो एक लेंस में आवर्धन बराबर क्या बताए थे आपको, भी का मान आ गया आपको यहाँ पर क्या, -20, ठीक है। और u का मान कितना दिया हुआ है, -10, ठीक है। और जो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या मालूम, या तो ऊंचाई निकालने बोले या तो व्यास निकालने बोले, तो क्या होता है, हाइट, पहले ऊंचाई अगर रहता है तो क्या बोल देते हैं, हाइट ऑफ इमेज, और बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर क्या डायोप्टर अथी दिया है, डायमीटर है ना, व्यास दिया है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इमेज है ना, डायमीटर ऑफ इमेज बटा में डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में क्या होता है, v/u, ठीक। अब इससे क्या होगा, देखिए, भी दिया हुआ है, u दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग निकाल लिए, और दिया हुआ क्या,
ये वस्तु का ये व्यास दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, यानी कि ये निकाल लेंगे आसानी से। तो इस पे बैठाइए चारों पे, ठीक है। तो डी आई निकालना है हमको, ठीक है ना, प्रतिबिंब का व्यास निकालना है। बटा में डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितने दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 बैठा दीजिए। बराबर में भी का मान कितना आया था, -20। अब बट्टा में यू का मान कितना है, यानी कि वस्तु की दूरी जो है वो -10 है। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 10 दूना 20 कट गया, यानी 2 बार में, और ये 6 इधर गुना हो जाएगा 2 से। तो डी आई यानी कि डायमीटर ऑफ इमेज कितना आ गया, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। तो जब हम लोग पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं ना, तो वो कैसा दिखाई देता मालूम, वो दिखाई देगा वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। जब भी देखिएगा ना, या तो पानी में बाल्टी में ही देखिएगा पानी भरा हुआ है, तो वो जो वास्तविक गहराई है उससे कम गहराई दिखाई देता है। वो क्यों होता है, वो अपवर्तन के कारण होता है। तो स्विमिंग पूल में भी क्या होता है, स्विमिंग पूल के तल से आने वाली प्रकाश किरणें पानी से अपवर्तित होती है और स्विमिंग पूल की आभासी प्रतिबिंब बनाती है ना। तो इसी अपवर्तन के कारण होता है ये सब। नेक्स्ट है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अब एक चीज़ क्या बताया था आपको कि आवर्धन का मान अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब बड़ा बना है, ठीक है। क्योंकि आवर्धन बराबर होता ही है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि वो ऊपर वाला बड़ा है। देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो अगर ये बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद एक से ज़्यादा आता है मान, इसका मतलब क्या था, ऊपर वाला बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा बना है, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि अगर आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा दिया है यानी कि प्रतिबिंब बड़ा बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1.38 दिया है, तो माइनस यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस यहाँ सिर्फ बताता है कि उल्टा बना है या तो सीधा बना है, ठीक है। चिन्ह जो है उल्टा या सीधा बताता है, लेकिन इसका मान क्या है 1.38 है, यानी 1 से बड़ा है। आवर्धन का मान कितना है, 1 से बड़ा है, ठीक है। माइनस यहाँ पर वो चीज़ ध्यान नहीं देता, माइनस क्या आवर्धन में वो उल्टा या सीधा बताता है, ठीक है। मतलब कि चिन्ह जो है वो उल्टा या सीधा बताता है। तो यहाँ पर आवर्धन का मान क्या है 1.38, यानी 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है आवर्धन का मान, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब बड़ा बना है। प्रतिबिंब बड़ा बना है तो प्रतिबिंब छोटा जहाँ पर है वो आंसर नहीं होगा, ठीक, ये कट हो गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और बी। अब यहाँ क्या, माइनस अगर है आवर्धन तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। अगर आवर्धन, ठीक है, ये चीज़ें क्या है लिख लीजिएगा, ये हमेशा सत्य है कि अगर क्या है कि आवर्धन जो है ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक चिन्ह है आवर्धन, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बना है, ठीक है। ऋणात्मक रहेगा तो आभासी एवं अति वास्तविक एवं उल्टा बना है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा, ठीक, मतलब माइनस से सिर्फ ध्यान देना क्या, उल्टा बना है, ठीक है। और यही चिन्ह अगर धनात्मक यहाँ रहता तो क्या होता है, वो आभासी और सीधा बनता, सीधा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अब ऑप्शन 2 ही ऑप्शन बचा है, तो माइनस है यानी कि उल्टा बना है, तो उल्टा बना है यानी सीधा वाला आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना था, सिंपल चीज़ें देख के ही आसानी से आंसर इसको निकाल सकते हैं। क्या, आवर्धन का मान देख लेना है, क्या है 1 से अधिक है तो 1 से अधिक है यानी प्रतिबिंब बड़ा बना है, छोटा वाला आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगर ऋणात्मक है तो यानी उल्टा बना है, यानी सीधा वाला आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, और पूछा क्या लास्ट में कि उपर्युक्त में से कथन कौन सा सही है। तो पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होगा, ये सही है। क्यों मालूम, देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है ना, तो अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तन का
कोण जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग रंगों में तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होती है। तो जिस गति से सभी प्रकाश मुड़ते हैं, है ना, तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। जैसे जिसका अधिक तरंगदैर्घ्य है उसका कम मुड़ता है, वो उसका विचलन कम होता है, उसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें क्या सबका अलग अलग होता है, तो वो क्या आता है तरंगदैर्घ्य के कारण ही ये भिन्न होता है। ठीक है, तो जैसे कि कम तरंगदैर्घ्य वाले बैगनी रंग है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले जो लाल रंग है उसका विचलन सबसे कम होता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ये क्या ए सही है पूरा तरह से। अब बी क्या है, पृष्ठ ए सी पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, ये भी सही है। तो क्या होगा, आंसर ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक बच्चा किसी क्रिसमस ट्री की परावर्तक सतह को देख रहा है, उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो उसे दर्पण में उसके चेहरे को वास्तविक आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूर है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिखिए। तो यहाँ पर आपको डी दिया हुआ है ना, जिसका व्यास यानी कि गोलीय दर्पण का जो है वो व्यास दिया हुआ है डी 10। अगर व्यास दिया हुआ है डी तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या व्यास से आधा होगा, यानी कि आधा यानी कि 5। अब वक्रता त्रिज्या की आधी फिर क्या होता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना हो जाएगा 2.5। तो ये तीन चीज़ें यहाँ से निकल गया। और देखिए आगे क्या लिखा है, उस दर्पण में उसके चेहरे के वास्तविक आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ, आवर्धन कितना हो गया, आधा हो गया, है ना। जितना होता है जैसे कि दुगना दिखाई देगा तो आवर्धन दो हो जाएगा। अगर तिगुना प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन 3 हो जाएगा। अगर आधा दिखाई दिया यानी आवर्धन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर आवर्धन हो गया। तो ये 4 चीज़ें आप पहले लिखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना क्या है, बोला क्या बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूर है ना, यानी कि निकालना है। ये वाला भी बनेगा कैसे मालूम, ये आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, ये है क्या, पहले ये चीज़ ध्यान रखें, दर्पण है ना, दर्पण में क्या होगा माइनस दूर कितना है तो होगा डायमीटर ऑफ इमेज, बटा में होगा डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वस्तु की जो व्यास होगा, वस्तु का व्यास। तो यहाँ पर m का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, m का मान यहाँ बैठा है 0.5। ठीक है, और बराबर में लिखिए, एक बार यहाँ से ये चीज़ सब नोट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ फिर से एक बार लिखते हैं हिसाब से। ठीक है, m बराबर क्या होगा, माइनस में, ये माइनस इसलिए कि दर्पण है, दर्पण में क्या होता है आवर्धन जो होता है वो माइनस में होता है, तो डायमीटर ऑफ इमेज बटा डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m बराबर कितना आया था, दिया हुआ है 0.5, बराबर में डी आई दिया हुआ है क्या, वो नहीं दिया हुआ डी आई। ठीक है, बटा में ये दिया हुआ ऑब्जेक्ट, वस्तु का व्यास दिया हुआ है, वस्तु का वो भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो डी जो वस्तु का जो ऑब्जेक्ट है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डी आई बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर कर दीजिए गुना, तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा 0.5 और डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, 0.5 डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया डी आई बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है दर्पण का सूत्र वाला, दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये वाला ध्यान रखना है कि डी आई जहाँ रहेगा वहाँ पर क्या रख देंगे 0.5 डी ओ। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, एक प्रकार से इमेज हो गया ना, यानी कि आपका डी आई, यानी कि डी आई क्या हो गया आपका भी, है ना, जो लिखते हैं ना प्रतिबिंब की जो दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या लिखते हैं वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब का जो इमेज का है ये 0.5 डी ओ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बार ऐसे समझिए
कि ये फॉर्मूला लगाइए आप पर दर्पण का। दर्पण का फॉर्मूला क्या था, 1/f बटा 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान क्या था, फोकस दूरी आप पहले आपको बताए थे, फोकस कितना आया था 2.5 आया था, यानी कि 2.5 बराबर में 1/v। तो 1/v, v का मान कितना आया था 1/v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी आप निकाले थे क्या, di बराबर आया था -0.5 do आया था, माइनस में आया था, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर होगा 1/0.5 do, ये माइनस में होगा, और फिर प्लस में क्या है 1/u। तो u का मान क्या है 1/u हो गया वस्तु की दूरी, यानी कि ये do, ठीक है। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो do आ जाएगा, यानी कि वस्तु जो do आएगा, यानी कि डिस्टेंस बोलिए या तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, गोलीय दर्पण से कितनी दूर है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी, यहाँ इसको कैलकुलेट करिएगा तो do का मान आ जाएगा -2.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट भी आसानी से कर सकते हैं, कैसे, पॉइंट ऐसे हटाइएगा तो ऊपर आ जाएगा 10, हो जाएगा 10, इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और नीचे क्या होगा 5 25, और इसको भी पॉइंट हटाइए तो ऊपर में आएगा 10, 5 से काट दीजिए तो 2/2, यानी ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या हो गया 2 हो गया। और जैसे ऊपर 2 हुआ, 2/, ये do, ये माइनस, एक बार फिर से यहाँ से लिख दीजिए, लास्ट में क्या आया था ऊपर में 2/5, और बराबर में आ गया आपका 1/do, माइनस में हो जाएगा, वो माइनस में था तो माइनस में ये 2/do, इसको कैलकुलेट करिए तो नीचे आएगा एलसीएम do, और 1 में से 2 माइनस हुआ यानी कि -1। तो अब यहाँ पे ये हटा दीजिए और ये ऊपर नीचे कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या do बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 तो गुना होगा तो -5/2, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 माइनस में है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2.5 का माइनस में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे हिसाब होते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी होता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जो कि आप बाद में टाइम हो तो आप बनाइएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान रखना है, एक हिसाब आपको ज़रूर आ जाता है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण डी, यानी कि वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन जो है डी है, और तरंगदैर्घ्य लेमडा है, तो तरंगदैर्घ्य 3 लेमडा के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाना है, जैसे आपको दे दिया जाता है कि एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण डी है, तरंगदैर्घ्य लेमडा दे दिया, फिर तरंगदैर्घ्य 3 लेमडा के लिए माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्या होगा, ठीक है। पहले वाले के वर्ण विक्षेपण डी है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य जिसका लेमडा है, लेकिन तरंगदैर्घ्य 3 लेमडा के लिए माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को बनाते कैसे, तो जो डिस्पर्सन है जो निकालना है, ठीक है, निकालना है तो उसको लिख देते हैं डी डैश, और जो दिया हुआ है क्या, डी दिया हुआ है बटे में डी, ठीक है, बराबर में, देखिए जो निकालना है ऊपर में यहाँ दिए, लेकिन यहाँ पर आगे क्या होता है, ये उल्टा होता है, जो दिया हुआ है पहले लेमडा, ये दिया हुआ है बटा में, जो निकालना है किसके लिए, 3 लेमडा के लिए निकालना है, तो बटे में 3 लेमडा, ठीक है, मतलब बटा में लेमडा डैश भी लिख सकते हैं, तो लेमडा डैश के बराबर जगह पे क्या दिया हुआ है 3 लेमडा, जैसे फॉर्मूला ऐसे लिखना है आपको, लेमडा डैश का क्या होता है, होल क्यू होता है, ठीक, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो निकालना है डिस्पर्सन डैश कर दिए, जो दिया हुआ है डी, और इसमें क्या आता है, जो पहले दिया हुआ ऊपर लिखा है यहाँ, ठीक है, इसमें क्या हुआ फर्स्ट वाले में लेफ्ट साइड क्या हुआ, जो दिया हुआ था वो नीचे लिखाया, लेकिन राइट साइड में क्या है, जो दिया हुआ है लेमडा वो ऊपर लिखाएगा, और जिसके लिए निकालना है वो लेमडा डैश निकाल दिए, डैश लिख दिए, तो फिर ये क्या लिखा जाए हो जाएगा ये, तो इसको जब बैठाइएगा कि डी डैश बटा डी बराबर में लेमडा बटे जो निकालना था 3, लेमडा डैश की जगह क्या देंगे 3 लेमडा, और इसका क्या होता है होल क्यू। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डी डैश बटा डी बराबर में लेमडा क्यू,
बटा 3 लेमडा का क्यू करेंगे तो 3 3 होती है 27 लेमडा क्यू कट गया तो डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी इधर चला जाएगा यानी कि डी बटा 27। तो यहाँ जो निकालना था डी डैश का मान कितना आ गया, डी बटा 27। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये हुआ फॉर्मूला तक। लेकिन अब कैसे बनाना है आपको, अगर इस टाइप का प्रश्न आया आपको, प्रश्न का जो इसका फॉर्मेट है वही आप ध्यान में रखिए। जब इस टाइप का प्रश्न आएगा ना कि जब एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण डी है और तरंगदैर्घ्य लेमडा है, तो तरंगदैर्घ्य 3 लेमडा के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्या होगा, तो क्या करना है, डी बटा में कर देना है इसका क्यू। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी इस टाइप का बनाइएगा बन जाएगा। या तो कभी जैसे आपको दिया कि डिस्पर्सन डी दिया है और लेमडा दिया है, तरंगदैर्घ्य 2 लेमडा के लिए क्या होगा, तो डी बटा 2 का क्यू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है 3 का क्यू कर देते हैं, आंसर डायरेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जब अपवर्तनांक बढ़ता है, जैसे प्रकाश का विचलन तब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपना मार्ग बदलती है। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, बोला कि अब अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना, क्या प्रकाश की गति अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश की गति जो होता है वो होता है अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना कम होगा। नेक्स्ट है, एक समांतर प्रकाश की किरण पुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें क्या होगी। तो देखिए परावर्तित किरणें, ये है क्या, पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं ना। उत्तल दर्पण होता है अपसारी और अवतल दर्पण होता है अभिसारी, है ना। अभिसारी अभिसरित होगा इसमें, तो अपसरित वाला जो है वो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अपसरित जहाँ लिखा है वो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये अवतल दर्पण क्या अभिसारी है, तो अभिसारी वाला ही आंसर होगा। अब क्या बोला कि एक समांतर प्रकाश किरण पुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या 0.8 है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ, जैसे पहला पढ़ी इसमें क्या दिया है, अवतल दर्पण से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अभिसरित होगी। तो देखिए अवतल दर्पण में समांतर किरणें क्या होती है, परावर्तित होने पर क्या होता है, फोकस पर अभिसरित होता है। कहाँ होता है, फोकस पर। ये आपको कई बार बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है, ठीक है, समांतर किरणें जब आती है तो फोकस दूरी पर अभिसरित होती है, फोकस दूरी से गुजरती है। ठीक है, तो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 0.8 दिया हुआ है, तो फोकस क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो क्या होगा, 0.4 होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, बी उसका करेक्ट आंसर है कि अवतल दर्पण अवतल पृष्ठ से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अभिसरित होगी, यानी कि फोकस पर अभिसरित होगी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो यहीं से छाट दिए आंसर क्या, देखिए अवतल दर्पण है तो क्या होगा, अभिसरित होगा, यानी अभिसारी होगा। तो ये अपसारित वाला आंसर नहीं हुआ, अपसरित वाला। ठीक, उसके बाद क्या बोला, 0.8 वक्रता त्रिज्या है, तो ये फोकस से गुजरती है, यानी कि इसका आधा से गुजरेगा। तो यहाँ 0.8 ही दिया है, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि फोकस जो दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 0.4 वाला आंसर होगा और अभिसरित होगा। ठीक, तो अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें ये समझ गए। और आपको मालूम है क्या, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बीच की दूरी डैश होती है तो क्या होता है। तो अगर समझ में नहीं आए तो इसको तुरंत इसको पारिए, चित्र इसका बनाइए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, दोनों गोलीय दर्पण हो गए। तो एक अवतल दर्पण आप ले लिए यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें होते हैं मुख्य चीज़ें इसमें बना देना। जैसे क्या होता है, पहले जो कोई भी दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष जहाँ पर जो काटती है ये
दर्पण को वहाँ पोल होता है, ध्रुव होता है। फिर यहाँ वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो यहाँ पूछा क्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या होती है। अब ऑप्शन पढ़िए, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, या तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, या तो ध्रुव और मुख्य फोकस। तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, ध्रुव से ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये यहाँ तक क्या वक्रता त्रिज्या इसी को बोलते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र है ना, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और यहीं बीच में क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है, ये फोकस बीच में होता है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होता है। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र जो है पीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा ना, pf का 2 गुना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि सीता ने एक सुई फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने f+x दूरी पर रखी है, ठीक है। फोकस दूरी यहाँ पर क्या है, f दिया है, अवतल दर्पण के सामने f+x की दूरी पर रखी हुई है, यानी कि वस्तु की दूरी दे दिया कितना, f+x दे दिया, ठीक है। और सुई का वास्तविक प्रतिबिंब कुछ दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दे दिया f+y पर पर्दे पर दिखाई देती है। तो फोकस दूरी f' द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसमें सिंपल है, सब चीज़ दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है आपको, है ना, और भी देखिए फोकस दिया हुआ है, भी दिया हुआ है और u दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें फोकस दूरी f बराबर निकाल देना है, तो फॉर्मूला लगा देना 1/f बराबर, और है क्या ये दर्पण, दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है, 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इस पे फॉर्मूला पे बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो दूरी दिया हुआ है प्रतिबिंब भी का दूरी क्या है, 1/v की जगह क्या लिखेंगे, f+y, फिर प्लस वस्तु की दूरी क्या लिखा है, f+x, है ना, 1/f+x। अब इसको कैलकुलेट करिएगा ना तो आसानी से आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें कैलकुलेशन क्या है, 1/f बराबर क्या है, 1/f+y प्लस 1/f+x, इसका एलसीएम लीजिएगा तो f प्लस क्या हो जाएगा y और f(x), ठीक है। तो f(y) यहाँ मिल गया, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, f+x, यहाँ f(x) मिल गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये f+y, ठीक है। और बराबर में क्या है, बराबर में है 1/f, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, जब गुना कीजिएगा तो आएगा f², है ना, सबके साथ गुना होगा, ये f के साथ f² हो गया, फिर fx हो गया, फिर fx² हो गया, फिर fy हो गया, और ये दोनों गुना कर दीजिए, इसको गुना करना है f², फिर एक बार fx, फिर yf और फिर yx, ठीक है। यानी कि गुना करने के बाद ऐसा आ जाएगा आपको f² प्लस fx प्लस f² प्लस fy बराबर में आएगा दूसरे तरफ f² प्लस fx प्लस fy प्लस xy। अब यहाँ f² से एक f² कट जाएगा, और क्या fx से एक fx कट गया, और क्या कटेगा, fy से ये fy कट जाएगा। अब बच गया क्या, f² बराबर xy बच गया, तो f बराबर क्या हो जाएगा, √xy। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 144 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, f बराबर √xy, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे, तो उसने पाया कि दोनों ही +3 है, तो निष्कर्ष निकालेगा कि। तो देखिए पहले क्या आपको कई बार बता चुके हैं, क्या आपको भी याद हो गया अच्छे से कि आवर्धन अगर 1 से ज़्यादा है, अगर आवर्धन 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब बड़ा बना है, ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा बना है। अब प्रतिबिंब बड़ा बना है
तो जब भी बड़ा या छोटा की बात आए तो एक जो हमेशा सत्य होता है उसको याद रखना, क्या कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ठीक, ये चीज़ें आपको बता दिए थे कई बार कि उत्तल दर्पण, जैसे वहाँ से रिलेट करके याद रखना आपको कि ट्रक, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो ट्रक और कितना छोटा दिखाई देता है, बड़े बड़े ट्रक छोटा दिखाई देता है, यानी कि उसमें हमेशा छोटा ही बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है प्रतिबिंब। और यहाँ पर क्या है, आवर्धन अगर 3 आया है इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो उत्तल वाला आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, उत्तल वाला कट कर देना, जहाँ उत्तल है, जैसे यहाँ उत्तल है तो उत्तल होगा नहीं क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बन चुका है। उत्तल कहाँ, यहाँ है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, उत्तल कहाँ है, यहाँ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, लेंस है यहाँ, एक दर्पण है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लेंस में क्या होता है मालूम, लेंस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। 2 चीज़ याद रखना है, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में हमेशा छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण जहाँ लिखा है वो काटेंगे, अभी इसको नहीं काटना है, डी वाले को नहीं काटना है। ठीक है, दर्पण में भले काट सकते हैं, उत्तल जहाँ दर्पण है वो काट सकते हैं। और देखिए उत्तल दर्पण वाला ये कट गया। अब क्या बोला कि लेंस और दर्पण दोनों अवतल है, तो ये बी वाला देखिए, लेंस और दर्पण दोनों अवतल है, ये हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, फिर एक और चेक करते हैं ना। जैसे दर्पण उत्तल है, ये कट गया, ये कट गया, ए और सी कट गया। ठीक है, और लेंस उत्तल है और लेकिन दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल। तो अवतल लेंस में क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। अवतल लेंस जो होता है ना वो हमेशा छोटा बनाता है। ठीक है, 2 चीज़ पहले याद रखना, क्या, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, और अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस जहाँ होगा वो आंसर कट हो जाएगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस तो इसमें भी नहीं है। लेंस और दर्पण दोनों, हाँ ये है ना, अवतल दे दिया, दोनों बोला क्या, अवतल है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब छोटा बनता है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब क्या बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ अगर ध्यान रखते हैं तो वहाँ से आंसर निकलता है, क्या, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए जैसे ही बोला क्या, क्वेश्चन में आया कि दोनों में आवर्धन +3 है, +3 का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा है। तो आवर्धन जैसी 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब बड़ा बना, प्रतिबिंब बड़ा बना है, इसका मतलब क्या हुआ। अब यहाँ से ध्यान रखना क्या, 2 चीज़ें लाइन याद रखना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो दर्पण जो है, यहाँ दर्पण लिखा और उत्तल लिखा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण आंसर नहीं होगा, दर्पण है ना, दर्पण जैसे यहाँ लिखा उत्तल, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, एक है अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में हमेशा छोटा बनता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया लेंस और दर्पण दोनों अवतल है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा छोटा बनता है जबकि प्रतिबिंब बड़ा दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के लिए भी यू और एफ के बीच सही संबंध क्या होगा। तो दर्पण का फॉर्मूला है ये, है ना, दर्पण का फॉर्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब ऑप्शन में देखिए यही तो है, तीनों में संबंध है ना, भी, यू और एफ। तो इसका देख लीजिए कहाँ है, किस ऑप्शन में है ना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ऑप्शन नंबर डी में है। ये दर्पण वाले में हो गया। यही पूछता कि लेंस में क्या संबंध है, तो लेंस में हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका आंसर। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक गेंद को किसी अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर गेंद के आकार से दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 5 गुने के बराबर होने तक गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दा का विस्थापन शिफ्ट यानी कि विस्थापन जो है d है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका है बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, d/10 हो जाएगा। विस्थापन क्या होगा? 10वां भाग में हो जाएगा, d/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है। इसको आप अगर जानते हैं तो बाद में इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एकागो क्वेश्चन रहता है जिसको आपको स्किप कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर दिया क्या? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वस्तु की दूरी को हमेशा क्या लेते हैं? माइनस में। ठीक है, तो माइनस में लिख दिए 21 सेंटीमीटर। और क्या बोला कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब यानी कि भी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो पहले ये जो पहला कंडीशन दिया हुआ था कि दूरी वस्तु की और ये प्रतिबिंब की दूरी, इसमें पहले फोकस निकाल लेते हैं। ठीक है, कि फोकस है क्या? फोकस निकाल लेंगे तो 1/f, और ये क्या है? दर्पण है। ठीक है, दर्पण वाले में क्या होता है? प्लस होता है। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v। भी का मान कितना देगा? 7, और प्लस 1/u होता है। लेकिन u क्या है? माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहीं कर देते हैं पहले ही, बटा 21। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, 21 7 21, और ये हो जाएगा 21 से कहीं 21, यानी ये, यानी कि 1/f बराबर क्या आ गया? 2/21। ठीक है, 1/f बराबर क्या आ गया? 2/21। ठीक है, याद रखना क्या? 1/f बराबर का मान आ गया 2/21 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है। अब अपन लोग का जो मान आ गया वो ध्यान रखना है। 1/f बराबर क्या आ गया था? 2/21 आ गया था। ठीक है, अब क्या बोला कि अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है। यानी कि अब जो है वस्तु की दूरी अब कितना हो गया? अब जो है वस्तु, नया प्रतिबिंब पूछ रहा है जो, तो नया प्रतिबिंब के लिए वस्तु की दूरी है कितना? 14 सेंटीमीटर दूरी तक ले गया। यानी कि u का मान क्या है? अभी है -14। ठीक है, अब v का मान निकाल लेंगे। f का मान है यहाँ दिया हुआ और u का मान दिया हुआ है, तो v का मान निकाल लेंगे। तो v का मान कैसे निकलेगा? देखिए ये फॉर्मूला आपको फिर लगाना है, यही वाला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? ये निकालना है, तो ये इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f माइनस 1/u करना है। ठीक है, तो 1/f का मान कितना ये दिया हुआ है यहाँ? 2/21। ठीक, तो 2/21 यहाँ लिखिए, और माइनस में लिखना है 1/u। तो u का मान पहले से माइनस में है, -14, और फिर ये माइनस किए यानी ये प्लस हो गया, यानी 1/14। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इसको फिर से एक बार साफ से लिखते हैं, 2/21 प्लस 1/14 को। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं 2/21 प्लस 1/14। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 21 और 14 का एलसीएम क्या हुआ? 21 दूनी 42। अब 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, प्लस में 4 तिया 42, 1 तिया 3, यानी ऊपर कितना है? 4 3 7, इसको काटेंगे 7 से 7 छक 42, यानी 1/6। ये किसका मान आया? 1/v बराबर, तो v का बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 क्या, ये प्लस में है ना, माइनस में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? प्लस में है। तो वही पूछा था प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? +6। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ पर क्या चीज़ें पहले क्या पूछा गया था? पहले से क्या निकाल लेना था मालूम? फोकस पहले से निकाल के अब क्या बोला? दूसरे कंडीशन में क्या, दूरी जो है ये रखना है 14। ठीक है, तो फिर प्रतिबिंब निकाल लिए दर्पण फार्मूला से, है ना, तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर दे दिया क्या? 40 गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, है ना। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच, या तो उत्तल दर्पण के अनंत पर, या तो उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच, या तो उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए समझिए क्या बोला कि प्रतिबिंब जो है आवर्धित, पूछा था क्या, आवर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए, और उल्टा, आवर्धित मतलब बड़ा, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछाया था। तो वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए, ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन। देखिए यहाँ फिर से पढ़िए क्या पूछा कि आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, कैसा आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, उल्टा, है ना, उल्टा और आवर्धित प्राप्त करने के लिए। तो उल्टा और आवर्धित प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, उल्टा, ठीक है, और आवर्धित यानी कि बड़ा प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखी जानी चाहिए, ये क्या है, सी और एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखना चाहिए, वक्रता और फोकस दूरी के बीच, ठीक है। अब देखिए वक्रता और कहाँ, फोकस दूरी के बीच, तो वक्रता क्या है 40, और फोकस क्या हो जाएगा, फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20 और 40 के बीच रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और क्या होता है, वस्तु का उल्टा और आवर्धित, उल्टा बोला इसलिए ये अवतल दर्पण में होगा, ठीक है, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वास्तविक और वास्तविक आकार से बड़ा होता है आवर्धित का मतलब, ठीक है। तो ये जो था ये किससे रिलेटेड था मालूम, ये अवतल दर्पण से, यानी अवतल दर्पण में ही ये है चीज़ें, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब क्या अति विवर्धित यानी कि बड़ा, आवर्धित बोलिए, बड़ा और उल्टा प्राप्त करने के लिए कहाँ, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाना चाहिए वस्तु को, किसमें, अवतल दर्पण में। तो ऐसा प्राप्त कर सकते हैं, कैसा, आवर्धित और उल्टा। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ें याद रखना है एनसीईआरटी से, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी से ही हम आपको सभी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। अब इसको समझिए, ठीक है, सब क्वेश्चन क्या है, समझने का चीज़ है, समझते हैं तो आसान हो जाता है। देखिए एक चीज़ आपको बताए थे, जैसे कि ये है, ठीक है, ये इसको मान लीजिए माध्यम ए और इधर मान लीजिए माध्यम बी। क्या बोला, ए से बी में प्रवेश करती है, तो कोई किरणें जैसे आई है, ठीक है, ये आ रही है, तो ये अगर आती, अगर अपवर्तनांक अगर नहीं रहता है अब, तो ये क्या सीधे आना चाहिए, लेकिन अपवर्तनांक के कारण ये क्या बोला, अभिलंब, ये जो अभिलंब होता है, अभिलंब से दूर झुक जाती है, यानी कि इधर चले जाती है, दूर झुक जाती है। तो दूर जब जाती है इसका मतलब क्या है कि दूर कब जाती है, जब अपवर्तनांक मतलब कि सघन माध्यम जो होता है, देखिए अगर अपवर्तनांक इसका कम है तो दूर जाती है, अगर अपवर्तनांक अधिक है तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, समझिए, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर ये अभिलंब से दूर गया है इसका मतलब इसका अपवर्तनांक बी का अपवर्तनांक कम है ना, बी का अपवर्तनांक क्या कम है, इसलिए ये दूर चला गया। अगर अधिक रहता तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता, यानी कि सघन माध्यम जो होता है ना, सघन माध्यम में क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर चले जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या समझें, अगर दूर गई है तो इसका अपवर्तनांक कम है, जब बी में प्रवेश किया अभिलंब से दूर गया यानी कि इसका कम है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि माध्यम ए के सापेक्ष, यानी कि जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे रखेंगे, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा, तो बी का अपवर्तनांक ऊपर रखें तो बी क्या कम है, तो जब ऊपर वाला कोई कम रहेगा इसका मतलब क्या होता है, एक से कम होगा। अगर ऊपर वाला नीचे से अधिक है यानी एक से अधिक होता है, तो ऊपर वाला कम है, इसका अपवर्तनांक क्या है, कम है बी का, तो ये क्या होगा, एक से कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
1 से कम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में हुआ था, उसका समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका आंसर है मनु भाकर और PR श्रीजेश था। और आज का क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।